हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2022 में 2021 के पुरस्कार को दिया जाएगा। 2021 में जिसका उत्कृष्ट कार्य या 2021 से संबंधित जो विद्वान हैं उनको 2 अगस्त 2022 में हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्वानों का चयन किया गया और जिन्हें पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई। याद रहे कि हिंदी संस्थान 8 लाख और 5 लाख रुपये के पुरस्कृत वाले पुरस्कार को वितरित किया है, जिसमें 8 लाख रुपये का पुरस्कार भारत भारती सम्मान दिया जाता है। भारत भारती सम्मान दिया जाता है और यह दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। रामनाथ त्रिपाठी दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर थे और हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, भारत भारती सम्मान। पुरस्कार राशि के रूप में 8 लाख रुपये इन्हें प्राप्त हुए हैं। वहीं 5 लाख रुपये वाले जो सम्मान थे, लोहिया साहित्य सम्मान, तो लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को दिया गया है, जो देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को दिया गया है। बुद्धिनाथ मिश्र देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वहीं हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया गया है। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को हिंदी गौरव सम्मान दिया गया है, जो गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले हैं। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वास किसान पाटिल को दिया गया है, जो महाराष्ट्र के हैं। डॉक्टर विश्वास किसान पाटिल को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से नवाजा गया है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान ये दिया गया है डॉक्टर रामशरण गौड़ को, जो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से जो प्रश्न पूछे जाने वाले होते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। 4 सम्मान आपके 5 लाख वाले में हैं और 1 सम्मान भारत भारती है। भारत भारती सम्मान हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, बस किसी साल एक आध साल ना पूछा गया हो अलग बात है, नहीं तो लगभग पूछा ही जाता है। वहीं लोहिया साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, ये समय समय पर बराबर पूछे गए हैं। तो साथियों, यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि एक एक करके कि भारत भारती सम्मान से किसे नवाजा गया है। तो डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को भारत भारती सम्मान से किसे नवाजा गया है, तो डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को भारत भारती सम्मान, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। वहीं लोहिया साहित्य सम्मान तो बुद्धिनाथ मिश्र ये देहरादून के हैं, यानी उत्तराखंड के। इन्हें मिला है लोहिया साहित्य सम्मान।
हिंदी गौरव सम्मान किसे मिला है? तो डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को इन्हें मिला है हिंदी गौरव सम्मान। डॉक्टर गिरिराज अग्रवाल गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वास किसान, डॉक्टर विश्वास किसान पाटिल। पाटिल नाम जुड़ा है तो आप वैसे भी समझ जाएंगे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, यानी महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। वहीं पंडित दीनदयाल सम्मान से किसे नवाजित किया है? डॉक्टर राम शरण गौड़ को। डॉक्टर राम शरण गौड़ को दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, यानी पंडित डॉक्टर राम शरण गौड़ गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के हैं। तो आपको ये 5 सम्मान याद रखना है। डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी भारत भारती सम्मान, बुद्धिनाथ मिश्र लोहिया साहित्य सम्मान, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल हिंदी गौरव सम्मान, डॉक्टर विश्वास किसान पाटिल महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, वहीं डॉक्टर राम शरण गौड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान। रामनाथ त्रिपाठी ये आपके हैं दिल्ली के, विश्वनाथ मिश्र ये हैं उत्तराखंड के, गिरिराज शरण अग्रवाल ये हैं हरियाणा के, विश्वास किसान पाटिल ये महाराष्ट्र के हैं, डॉक्टर राम शरण गौड़ उत्तर प्रदेश के हैं। तो साथियों ये आपको जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित साहित्य सम्मान को याद रखना है। एक अगला न्यूज़ है, मैंने पढ़ाया था कि मुकुल रोहतगी को भारत का महान्यायवादी बनाए जाने की घोषणा की गई है। साथियों एक नया अपडेट ये है कि अभी महामहिम राष्ट्रपति ने मुकुल रोहतगी को किनारे करके उन्हें नहीं बनाया है, जबकि श्री वेंकट रमणी को महान्यायवादी बनाए जाने की घोषणा के साथ साथ बना भी दिया गया है। मुकुल रोहतगी का बनाए जाने का जो घोषणा किया गया था उसे वापस ले लिया गया है और अब नए महान्यायवादी बने हैं श्री वेंकट रमणी। श्री वेंकट रमणी ये इन्हें 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है और ये के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। मुकुल रोहतगी को बनाए जाने की पूरी व्यवस्था हो चुकी थी, लेकिन क्या कारण रहा है तो सरकार समझे, सरकार जाने, क्योंकि मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर सिफारिश पर राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। इनका कोई भी कहीं भी कार्यकाल का विवरण नहीं है। ये भारत के जो महान्यायवादी है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। राष्ट्रपति जितने समय तक के लिए चाहे नियुक्त करके चाहे तो हटा भी सकता है। और वेंकट रमणी को 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। मुकुल रोहतगी की पूरी चर्चा हो चुकी थी
और मुकुल रोहतगी को शपथ दिलाए जाने की बात थी, लेकिन कुछ कारण से, क्या कारण रहा ये मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति महामहिम जी समझें जाने, लेकिन जिसे नियुक्त किया गया है वो श्री वेंकट रमणी महोदय हैं। ये के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। 2014 से 2017 मुकुल रोहतगी थे, 2017 से 2022 के वेणुगोपाल रहे हैं। अब 2022 में, यानी कि 2022 से 2025 में, यानी कि 3 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है, तो 2025 में इनका स्थान रिक्त होगा। फिर कौन आता है कौन जाता है वो बात की बात है। महान्यायवादी का जो सहयोग करने के लिए होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और उनकी एक टीम होती है जो भारत के महान्यायवादी को सहयोग करने के लिए होती है। भारत के महान्यायवादी का जो कार्य होता है उसका सरकार के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए उनका पक्ष रखना होता है। भारत का महान्यायवादी प्रथम विधिक अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी प्रथम विधिक अधिकारी होता है। वह कहीं भी और किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, सदन में उपस्थित हो सकता है, उसे एक मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह वोट नहीं कर सकता। वोट नहीं कर सकता किसी भी सदन में। सरकार के खिलाफ, देखिए, महान्यायवादी का पद पे रहते हुए भी अपना प्राइवेट प्रैक्टिस वो साथ साथ कर सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लेगा, यानी सरकार के खिलाफ ये नहीं जा सकते। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करने का, यानी उनकी जो क्राइटेरिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, या राष्ट्रपति के नज़र में एक विधिवेत्ता हो, तो उसे भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के संविधान में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर न तो इनका कार्यकाल बताया गया है और न ही कोई वेतन बताया गया है। तो कार्यकाल का यानी समय भी प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति के, और वेतन जैसा संसद निर्धारित करे, यानी कि उन्हें भाग लेने का अधिकार, बोल सकता है, उपस्थित हो सकता है, और उसे दर्जा मंत्री के बराबर का दिया जाता है। उनको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, बशर्ते कि वो वोट संसद में नहीं दे पाएगा। तो प्रश्न यहाँ से यही बनेगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न बनेंगे, क्योंकि चर्चा पूरी था कि मुकुल रोहतगी को भारत का महान्यायवादी बनाया जाएगा, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बदली कि श्री वेंकट रमणी महोदय को भारत का महान्यायवादी नया जो है अटॉर्नी जनरल बना दिया गया है। अब प्रश्न ऐसा आएगा कि कुछ लोग तो मुकुल रोहतगी को याद कर चुके भी होंगे। अब जो ये क्लास को नहीं देखेगा वो बाद में यही कहेगा, जब प्रश्न आ जाएगा, और आना तय है 100%, ये प्रश्न आएगा। एकदम समझ लिए कि एकदम लीक हो चुका है प्रश्न कि भारत का महान्यायवादी कौन है, और ऑप्शन में श्री वेंकट रमणी भी होंगे, मुकुल रोहतगी भी होंगे, के वेणुगोपाल भी होंगे, और यहाँ पे गलत होने के चांसेस लोगों के बढ़ जाएंगे। इसलिए श्री वेंकट रमणी महोदय को एकदम जुबान पर रट डालिए। उसके बाद में इनसे संबंधित और बातें पूछी जाएंगी, लेकिन आपको एक बात जरूर याद रखना है कि हाल ही में जो महान्यायवादी बनाए गए हैं वो श्री वेंकट रमणी महोदय बनाए गए हैं। मुकुल रोहतगी
नहीं बनाए गए हैं, याद रहे, ये नहीं बनाए गए। और इसीलिए मैंने अपने हेडिंग में भी लिख रखा है कि श्री वेंकट रमणी नए महान्यायवादी बनाए गए हैं, मुकुल रोहतगी नहीं बनाए गए हैं। नहीं भी मैंने लिखा है और क्रॉस भी मैंने काट दिया है। कार्यकाल श्री वेंकट रमणी का 3 वर्ष का होगा और ये के वेणुगोपाल का स्थान ग्रहण किए हैं, के वेणुगोपाल का स्थान ग्रहण किए हैं। अगला पॉइंट है 76वां स्वतंत्रता दिवस और 75वीं वर्षगांठ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तब से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक भारत का स्वतंत्रता दिवस 76 हुआ, जो 2022 में मनाया गया 76वां स्वतंत्रता दिवस था, और 75वीं वर्षगांठ था। जो 2022 में 15 अगस्त को मनाया गया। आपको ज्ञात होगा कि स्वतंत्रता दिवस में लाल किले से प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में महामहिम राष्ट्रपति झंडारोहण करते हैं, साथ ही सलामी लेते हैं। तो ये याद रहे, स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री, गणतंत्रता दिवस राष्ट्रपति। तो 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई अलग अलग घोषणाएं भी की और अपनी इच्छाएं भी जाहिर की। देखिए, भाषण में प्रधानमंत्री की इच्छा भविष्य की नीतियां होती हैं। यानी वो अपनी पूर्व की नीतियां भी गिना सकते हैं और भविष्य का खाका भी खींच सकते हैं। तो उनका भाषण या अभिभाषण का मतलब ही है कि भविष्य की नीति क्या होगी, वैसी चर्चाएं वो अपने भाषण में कर चुके होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 9वीं बार लाल किले के प्राचीर से झंडारोहण किए हैं। 9वीं बार झंडारोहण किए हैं। यानी कि इसके पहले कितने ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है। तो जवाहरलाल नेहरू महोदय, इन्होंने 17 बार सर्वाधिक बार झंडारोहण किया है। उसके बाद इनकी पुत्री इंदिरा गांधी, इन्होंने 16 बार, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 10 बार यह सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। और ये 3 के तीनों कांग्रेसी थे।
पहली बार ऐसा है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोदी जी 9वीं बार लगातार, याद है, लगातार 9वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए झंडारोहण कर चुके हैं। यानी इनसे पहले केवल 3 ऐसे पीएम हुए हैं जिन्होंने 17, 16, 10 क्रमशः जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने झंडारोहण किया है। तो ये लगातार 9वीं बार ये सम्मान प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए कहा कि 2025 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देना चाहिए और इसके लिए हम सबको मिलकर के काम करना होगा और एक 5 संकल्प के साथ जिसे पंच प्राण लक्ष्य कहा गया, पंच प्राण लक्ष्य कहा गया, इसके साथ आगे बढ़ने की सलाह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि जब हम आज़ादी का 100वां सालगिरह मना रहे हों तो हमारा देश एक विकसित राष्ट्र की भांति होना चाहिए। यानी हम 100वां सालगिरह कब मनाएंगे? 2047 में। यानी 2047 में जब हम अपनी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों तब एक विकासशील देश के रूप में नहीं, विकसित राष्ट्र के रूप में होना चाहिए। और ऐसा कर पाना हमारे लिए संभव है यदि हम देशवासी चाहें तो। देशवासी संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम और सीएम सहित शब्द का प्रयोग किया। कर्तव्य को निर्वहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़्यादा समय लगाएंगे। यानी कि जो हमारे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का विवरण दिया गया है तो वो केवल नागरिकों में, केवल सामान्य नागरिकों की बात नहीं है, उसमें हम सब लोग आते हैं। मतलब पीएम भी आते हैं और सीएम भी आते हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था और कब भारत के संविधान में शामिल किया गया। ये आप लोगों का प्रश्न है जिसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। यानी कि जो पंच प्राण लक्ष्य रखे गए वो पंच प्राण लक्ष्य क्या क्या हैं? मोदी जी ने जब बताया अपने भाषण में पंच प्राण लक्ष्य को निर्धारित करते हुए 2047 तक यानी आज़ादी के 100वें वर्ष तक लक्षित किया गया है, उसमें पंच प्राण लक्ष्य क्या हैं? उनका कहना है कि विकसित भारत, नंबर 1, विकसित भारत के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की एक बात याद आती है। शायद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं के बातों को ध्यान में रख करके ये बातें बोली होगी। उन्होंने कहा कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं
पहले अपने दिमाग में उसकी खाका खींच लीजिए और अपने दिमाग को बता दीजिए कि आप वो चीज़ हो चुके हैं। यानी जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे, जैसी सोच होगी उसी तरह का आपका कार्य होता चला जाएगा। यानी कि विकसित भारत के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना मतलब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि आई एम अ डेवलप्ड कंट्रीज, आई एम नॉट अ डेवलपिंग कंट्रीज। यानी मैं एक विकसित राष्ट्र हूँ और हमें विकासशील से आगे बढ़ना है, मैं विकासशील नहीं हूँ। यानी विकसित रूप में अगर हम दिमाग में सोच करके चलेंगे तो हम एक दिन विकसित राष्ट्र बनने के आगे निकलेंगे, अदरवाइज लेट होगा। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो शायद इस पॉइंट को इसीलिए रखा गया है कि दिमाग में रखिए कि हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है। यानी समय कम है और काम ज़्यादा है, मात्र 25 वर्ष बचे हैं शेष कि हमें एक विकसित राष्ट्र का तमगा मिल सकता है और हम अपने नागरिकों को सारी सुविधाएं दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला तो उन्होंने कहा कि विकसित भारत के नए संकल्पना के साथ आगे बढ़ें, और दूसरा है दास्ता के सभी निशान मिटा दें। मतलब दिमाग में ऐसा ना रहे कि हम कभी गुलाम थे, ये रहे कि वो दौर था, हमारी स्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी और वो दौर बीत गया है। अब हमें हमारा दौर एक ऐसी विकसित राष्ट्र के रूप में होना चाहिए। हम दास्ता के जंजीरों के जो जकड़े रहे हैं उसी को लेकर के कुंठित होने की आवश्यकता नहीं है। एक काला समय था जो बीत चुका है। यानी दास्ता के सभी निशान मिटा दें। अगला है भारत की विरासत पर गर्व करें। यानी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य के पार्ट हैं, उनको संजोए रखें और अपने भारत की जो विरासत है उस पर गर्व करना चाहिए। चाहे वो गंगा जमुनी तहजीब हो, चाहे वो हमारी पुरानी सांस्कृतिक परंपरा हो। जिस तरह के हमारे भारत का गौरवगान पूरे विश्व में होता रहा है और जिस तरह से कभी सांस्कृतिक गतिविधियों की वजह से भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखा जाता था। एक समय ऐसा था कि जब हमारा व्यापार पूरे विश्व में सरप्लस में होता था और हम व्यापार पे हावी होते थे। यानी भारत जो विश्व गुरु का रूप धारण कर चुका था, उसी को हम दोबारा लाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का साफ साफ कहना है कि हम भारत को 2047 तक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि एससीओ के यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक 2022 में भी उन्होंने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में दर्शाया है। उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। और ध्यान रहे कि मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चाइना अपने आप को दिखाता है और चीन के सामने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बात को कहा तब चीन के माथे पे सिसन था। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक समय ऐसा आएगा कि भारत की तरफ देखेगा कि भारत एक बहुत बड़ा और एकमात्र बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तैयार हो चुका है। यानी विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ाने की जो उनकी संकल्पना है उसके तहत उन्होंने पंच प्राण लक्ष्य के रूप में भी निर्धारित किया। उन्होंने और एक बात कही, उन्होंने कहा कि एकता की ताकत को बनाए रखें, चाहे विश्व में रहें या भारत में। बहुत बड़ी बात है ये। इसका मतलब ये है जैसे अमेरिका में हमारे इंडियन डायस्पोरा के लोग रहते हैं, लगभग 40 लाख प्लस लोग अमेरिका में हैं। जब कभी अमेरिका का चुनाव होता है
तो वहाँ का कोई भी प्रतिनिधि भारत की तारीफ के बगैर नहीं रह सकता। वही अमेरिका जो कभी हमें गेहूं देने के लिए प्रतिबंध लगा देता था, वही अमेरिका जो हमारे साथ मतभेद करता था, वही अमेरिका अब हमारी तारीफ करते नहीं थकता है। इसकी वजह है कि हमारी एकता। अमेरिका में जो हमारे इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, इनकी एकता उन्हें तारीफ करने के लिए मजबूर कर देती है। कहा जाता है सत्ता की गांठें तलवार से खुलती हैं और सत्ता कोई थाली में परोस करके नहीं देता, उसे छीनना पड़ता है। इसी तरह से विश्व समुदाय के तहत हमें अपने हित में, अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर काम करते हुए हमें हक को छीनना पड़ता है। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि लोग हमारी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएं, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी हमारी तारीफ करें। और ये तब संभव होगा जब हम एकता के सूत्र में बंधे होंगे, यानी हमारी एकता की ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और 5 संकल्पना के आधार पर यह चौथा संकल्पना था। 5वीं बात उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित नागरिकों के कर्तव्य, यानी कि सभी नागरिकों के कर्तव्य हैं कि वो जो हमारे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं उनको तो निर्वहन करें ही करें, जिसमें सारे लोगों का हित निहित है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दायित्व तो थोड़ा बढ़ जाते हैं और इसलिए वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन शासन सत्ता के आधार पर करते रहें। यानी कि 5 जो पंच प्राण लक्ष्य हैं, 5 संकल्पनाएं हैं, उसको ध्यान में रख करके मोदी जी ने और भी बातें कही कि हमारा इच्छा है, हम चाहते हैं कि जिस तरह से भारत हमारा विश्व गुरु का तमगा लेकर के रहता था किसी आक्रमणकारियों के पहले, तो वही हम भारत को विश्व गुरु के सपने के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और भारत को विश्व गुरु बनाने को लक्षित करते हुए उन्होंने आगे कार्य करने को कहा और अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना इनकी लक्षित नीति है। तो साथियों, यहाँ पे जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न हो सकता है कि पीटी में केवल एक पॉइंट आ जाए कि जो स्वतंत्रता दिवस 2022 में मनाया गया वो कौन सा था। तो क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजिंग क्रिएट होगा 75वां और 76वां में, क्योंकि 75वां वर्षगांठ मनाया गया है और साथ ही साथ 75वां सतत विकास को लेकर के कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं इस बार, अमृत महोत्सव और सारी चीज़ें। तो इसलिए कन्फ्यूजिंग नहीं क्रिएट करना है, किसी को भी एकदम ध्यान से कन्फ्यूजन को हटाते हुए 76वां स्वतंत्रता दिवस और 75वां वर्षगांठ मनाया गया है। बाकी मेंस के लिए जो 5 लक्षित सूत्र हैं इसको याद रखना है कि पंच प्राण लक्ष्य क्या हैं, पंच प्राण लक्ष्य के बारे में बताना है। यह आपका मेंस में पूछेगा और हो सकता है प्री में एक प्रश्न ये पूछ ले कि कब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाए जाने की संकल्पना की गई है। तो 2047 तक यानी अगले 25 वर्षों में इसकी संकल्पना की गई है। दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।